Welcome everyone. Welcome to this second lecture of our Science and Tech course. और जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा था वो एक बार जाकर के देख लीजिएगा। जो हम फर्स्ट लेक्चर में छोड़े थे वो लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कवर हो चुका है, राइट। ये स्पेस बेस्ड सोलर पावर जनरेशन एटसेट्रा। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर ताकि हमें दिमाग में चलता रहे कि हाँ क्या क्या चीज़ें हमने जो है पढ़ी है। आफ्टर हैविंग अ ब्रीफ आइडिया अबाउट इंडियाज, ठीक है, इंडियाज एनर्जी डायलेमा, अबाउट इंडियाज एनर्जी सेक्टर, हमने ये सब चीज़ें देखी थी कि इंडिया का एनर्जी टोटल कंजम्पशन कितना है, राइट, और किस तरीके से ये शेयर बढ़ा है, बीच में डिप हुआ, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने क्रूड ऑयल का डोमेस्टिक प्रोडक्शन सिनारियो और कितना हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंस कितनी है, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन लगातार लास्ट 10 साल में गिरी हुई है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। नेचुरल गैस का सिनारियो हमने देखा कि जो लार्जेस्ट कंज्यूमर है वो आम जनता नहीं है, बल्कि नेचुरल गैस का इंडिया में लार्जेस्ट कंज्यूमर आपकी इंडस्ट्री है। और ये अपना नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सरप्राइजिंगली, राइट, या फिर हो सकता है नॉर्मली हमें उतना ज्ञान ना हो इन चीज़ों का, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा है इम्पोर्ट के मुकाबले। क्रूड ऑयल में ये उल्टा है। फिर हमने ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को देखा था कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा जनरेट कर रहा है कंपेयर टू सेंट्रल एंड स्टेट सेक्टर कंबाइंड, राइट। फिर हमने ये सब चीज़ें देखी थी कि हाँ फॉसिल फ्यूल का कितना रोल है इलेक्ट्रिसिटी की टोटल जनरेशन में, राइट। इट इज़ अबाउट 56% और 42% के आसपास जो है हम पहुंच चुके हैं रिन्यूएबल या फिर जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी है। फिर हमने ये देखा था कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, मैं आपको आज ही पीवाईक्यू में बताऊंगा कि भाई साहब इन सब चीज़ों से कैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, राइट। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से पीवाईक्यू आया हुआ था एक। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से ये सब चीज़ें जो हम पढ़े हैं ये फिजूल की बातें नहीं है, ये सिर्फ डेटा स्टेट्स नहीं है, इस पे उन्होंने पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछे हैं। आज ही वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हमने ये देखा कि सोलर फोटोवोल्टेक्स चलते कैसे हैं, पीएन जंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है इजी, राइट, मैनर में, हमने वो सब चीज़ें ऑलरेडी देखी थी। मैंने आपको कहा था ये तीनों चीज़ें एक बार जाकर के देख लेना। पेरोस्काइट सोलर सेल्स का आपको स्टडी करना, मल्टी जंक्शन और ऑर्गेनिक सोलर सेल का आपको स्टडी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरोस्काइट सोलर सेल, इनके जो है स्टेबिलिटी के क्या इश्यूज हैं, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, राइट। ऑर्गेनिक फोटोवोल्टाइक्स ये कैसे काम कर रहे हैं, स्पेस बेस्ड सोलर टेक्नोलॉजी ये कैसे काम कर रही है, एवरीथिंग हैज बीन डन। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आर्टिफिशियल लीव्स टेक्नोलॉजी, राइट। देखो भाई साहब, मैं सही में बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें हम यहाँ कवर कर रहे हैं वो रिसेंट में आपकी मैगजीन में आ रहे हो या ना आ रहे हो, लेकिन वो रिसेंट में इतने न्यूज़ में है कि भाई साहब वो एग्जाम में अपीयर जरूर होंगे, इस साल नहीं तो अगले साल। समझ रहे हो बात को। तो ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, फॉर एग्जांपल ये देखो, दो दिन पहले की न्यूज़ है, द गार्जियन में ये चीज़ें फैली हुई है। चाइना ने एक ब्रेक थ्रू एक्सपेरिमेंट किया है आर्टिफिशियल लीव से रिलेटेड। मैं ये नहीं कहता कि आर्टिफिशियल लीव काम कैसे कर रही है ये आपको पता होना चाहिए, नो। आर्टिफिशियल लीव एक्चुअल में क्या कर रही है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। समझ रहे हो, क्या ये एक पेड़ की हरी पत्ती है या फिर किस चीज से बनी हुई है, इसका मेन फंक्शन क्या है, पर्पज क्या है, एटलीस्ट पर्पज आपको पता होना चाहिए। इसीलिए अभी हम, ठीक है, आर्टिफिशियल लीफ वगैरह को समझेंगे, बाकी सारी टेक्नोलॉजीज को समझेंगे, राइट जो कि इवन विदाउट हैविंग अ फोटोवोल्टाइक, ठीक है, कोई भी फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी होने के बिना भी आप सोलर एनर्जी को सिंपल चीज़ों से, सिंपल मिररिंग टाइप टाइप की जो चीज़ें हैं उनका यूज करके कैसे आप उसे हार्वेस्ट कर सकते हो, ये सब आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। रिसेंटली देखो चाइनीज इनोवेशन क्या हुई है। और हाँ एक बात और, इस सेशन को हम छोटा रखने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही अच्छा सजेशन एक लर्नर ने दिया कि लास्ट जो हमारा सेशन था वो अराउंड 53 मिनट का हो गया था और काफ़ी लंबा हो जाता है ये, राइट। और रिकॉर्डेड सेशन इतना लंबा चलना ये उतना बेहतर नहीं होता है। तो इसे छोटा, अब जो सेशन हैं उन्हें कंप्लीट 30 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो क्विक कंटेंट डिलीवरी है वो भी हो, राइट। और साथ में रिवीजन के लिए भी फ्यूचर में ये बढ़िया रहे, राइट। 1x 2x की स्पीड में अगर आपको रिवीजन करना है तो ये अब जो है छोटे मॉड्यूल्स डेली बनाए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि 9 से या फिर 12 से 13 घंटे के अंदर जो है टोटल जितना भी साइंस एंड टेक का जो पूरा सिलेबस है, बेसिक्स प्लस करंट अफेयर, वो सारे यहाँ पे रैपिडली कवर किए जाएं। आते हैं, आगे बढ़ते हैं, चाइनीज इनोवेशन पे आते हैं। एक्चुअल में चाइना ने रिसेंटली क्या किया है अपनी आर्टिफिशियल लीफ में, इन्होंने एक ऐसी लीफ बनाई है जो कि डायरेक्टली सनलाइट का यूज करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर पा रही है। समझ रहे हो, ये एक ऐसी आर्टिफिशियल लीफ है भाई साहब जो कि डायरेक्टली वाटर को स्प्लिट कर देती है, फोटोसिंथेसिस टाइप का, इन सारी चीजों का यूज करके, राइट। अब ये आर्टिफिशियल लीफ एक्चुअल में काम कैसे कर रही है,
ये इसका एक कॉम्प्लेक्स सी यहाँ पे इन्होंने इमेज बता के रखी हुई है। ये एग्जैक्टली जो चाइना की जो एक न्यूज़पेपर है वहां से उठाया हुआ है। और ये काफी कॉम्प्लेक्स इमेज है कि चाइना वाली जो आर्टिफिशियल लीफ है जो इन्होंने लेटेस्ट इन्वेंट की हुई है वो एक्चुअल में काम कैसे कर रही है। एक्चुअल में कोई भी आर्टिफिशियल लीफ जो हमने पीछे अभी फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजीज पढ़ी, ठीक है, सिलिकॉन बेस्ड फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी या फिर पेरोस्काइट मटेरियल बेस्ड, ठीक है, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, राइट, जो फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी है उसमें इस तरीके का सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है। सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है, ठीक है, और साथ में उसके साथ एक लाइट का एब्जॉर्बर यूज होता है। एब्जॉर्बर यूज होता है, सेमीकंडक्टर बेस्ड एक एब्जॉर्बर यूज होता है। और एब्जॉर्बर के साथ कोई एक मटेरियल ऐसा होगा जो कि कैटलिस्ट होगा, ठीक है, कैटलिस्ट होगा। एक कैटलिस्ट कौन सा मटेरियल होता है? जो भी मटेरियल रिएक्शन को इंटेंसिफाई करे ना, केमिकल रिएक्शन को इंटेंसिफाई करने वाले किसी भी मटेरियल को हम कैटलिस्ट कहते हैं, राइट। जैसे ही इस कैटलिस्ट को एनर्जी मिलती है कहीं से, राइट, केमिकल एनर्जी मिलती है, ये आगे चल करके रिएक्शन को इंटेंसिफाई कर देगा। तो किसी भी आर्टिफिशियल लीफ में ये तीन चीजें होती है, बेसिकली बेसिक चीजें समझो। एक एक सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है, एक लाइट का एब्जॉर्बर होगा जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और लाइट एब्जॉर्ब करके, ठीक है, सेमीकंडक्टर उसे कन्वर्ट कर देगा, राइट, एनर्जी को, और फिर ये कैटलिस्ट के पास जाएगा। कैटलिस्ट उसी एनर्जी का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की प्रेजेंस में वहां पे, ठीक है, जैसे सेम जैसे फोटोसिंथेसिस होता है ना, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। समझ रहे हो बात को? तो सिमिलर है, कार्बोहाइड्रेट और उससे ऑक्सीजन निकलती है। सिमिलरली जो हमारे एनवायरनमेंट में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, इसी इसी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए आर्टिफिशियल लीफ का कॉन्सेप्ट चाइना ने लाया। चाइना या फिर, ठीक है, ये पूरी दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर्टिफिशियल लीव्स बन रहे हैं। चाइना ने जो लेटेस्ट इन्वेंशन करी वो ये कि भाई साहब, हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है इन्होंने रिएक्ट करवा करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनवाया, और साथ में यहाँ से रिलीज करवाई हाइड्रोजन भी। समझ रहे हो? हाइड्रोजन अलग से इन्होंने यहाँ से रिलीज करवाई। तो यहाँ से डायरेक्ट ये हाइड्रोजन गैस, जो हम हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना, हमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, अभी अगर हमें ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है तो हमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे ये डायरेक्टली सनलाइट का यूज, विदाउट कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्टली सनलाइट का यूज ये कर रहे हैं हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में। इन सारी चीजों का, इस सारी आर्टिफिशियल लीफ की टेक्निक का यूज करके एक ऐसी ही आर्टिफिशियल लीफ, ठीक है, डायरेक्टली बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए रिसेंटली रिसेंटली ये ठीक है, ये यूके का एक्सपेरिमेंट है, राइट। जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ये उनका एक्सपेरिमेंट है। ये देखो, इतनी ये है आर्टिफिशियल लीफ उनकी, कैम्ब्रिज वालों की ये आर्टिफिशियल लीफ है। बिल्कुल एक एक पन्नी जैसी है, ठीक है। इसमें आपने सेमीकंडक्टर रख रखा है, एक एब्जॉर्बर रख रखा है, और ये एब्जॉर्बर और सेमीकंडक्टर क्या करेंगे भाई साहब कि नीचे इनके पानी तो है ही है, जो पॉल्यूटेड वाटर है। तो इस, है ना, ये पानी में आप इसे, इस लीफ को रख देंगे, यहाँ नीचे से ये पानी लेगा और हवा से ये कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेगा। इन दोनों का रिएक्शन होगा, तो भाई साहब यहाँ से ये बायोफ्यूल डायरेक्टली आपको तैयार करके देगा, डायरेक्टली प्रोड्यूस करके देगा। समझ रहे हो? बायोफ्यूल। सो ये इस तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ से क्वेश्चन देखो वो कैसे पूछेगा आपसे। क्वेश्चन पूछेगा नंबर वन कि आर्टिफिशियल लीफ जो है ये किस किस चीज के लिए यूज की जा सकती है, या फिर दूसरा वो बोलेगा कि सनलाइट को या फिर जो सोलर एनर्जी है उसे हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। वो फंडामेंटल क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि फोटोवोल्टाइक के थ्रू आप क्या डायरेक्टली इसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या डायरेक्टली आप इससे बायोफ्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं, समझ रहे हो, या फिर क्या डायरेक्टली आप इससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो सनलाइट। तो यस, ये वाली चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आप डायरेक्टली भी सनलाइट से हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, डायरेक्टली सनलाइट से बायोफ्यूल प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। जो बाकी हमने देखा, जो ई फ्यूल वगैरह हम आगे देखेंगे, ठीक है, जो एल्गल फ्यूल एटसेट्रा हम आगे देखेंगे, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। भाई साहब यहाँ तो ये डायरेक्टली आपको बायोफ्यूल प्रोड्यूस करके दे रहा है ना। यहाँ पे ये डायरेक्टली, ठीक है, जो आपका इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ये आर्टिफिशियल लीफ इन्होंने बनाई, वो एक ऐसी लीफ बनाई कि कार्बन मोनोऑक्साइड को, जो इसका पहले प्रोटोटाइप था, कि कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है, हाइड्रोजन,
ठीक है कि जो जो आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, इनको मिलाकर के ये पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करवाते थे, है ना। इसी में अब इन्होंने अपग्रेडेशन करवाया। अब देखो जो हमने पढ़ा हुआ है सिन गैस या सिंथेटिक गैस, कि कार्बन की गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन हमने जो पढ़ी हुई है, उस कोल गैसिफिकेशन में और कुछ नहीं होता है। जो आपका कोयला होता है उसे वाटर से रिएक्ट करवाया जाता है, ठीक है। वाटर से रिएक्ट करने के बाद उसमें ये एक सिंथेटिक गैस, ये एक सिन गैस बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहले फर्स्ट स्टेज में इन्होंने ये करवाया। उसके बाद सेकंड स्टेज में भाई साहब इन्होंने और रिएक्शन इसके, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ जब H2O की और ज्यादा रिएक्शन इन्होंने करवाई, तो ये डायरेक्टली आपके जो बायोफ्यूल है, बायो एथेनॉल है, ठीक है, मेथनॉल है, इसमें कन्वर्ट हो गए। समझ रहे हो? तो यहाँ से डायरेक्टली आप जो है सिंथेटिक फ्यूल में एनवायरनमेंट में अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड को आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं डायरेक्टली। तो ये कार्बन मिटिगेशन में भी, ठीक है, जो पॉल्यूशन है उससे डील करने में भी आपके ये काफी एक कारगर सिस्टम है। दूसरा, यहाँ से आपकी बायोफ्यूल भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं साथ में। तो ये चीज आपको याद रखनी है आर्टिफिशियल लीफ के बारे में। यहाँ से ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आर्टिफिशियल लीफ का बेसिक काम क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। देयर इज समथिंग नोन एज सोलर थर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। एक बात ये ध्यान में रखना कि जब हमने पीछे ये फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजीज को पढ़ा था, मैंने आपको उस दिन भी बोला था जितनी भी ये फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, पीवी जो टेक्नोलॉजीज है, पेरोस्काइट टेक्नोलॉजी हो गया या फिर जो आपका सिलिकॉन बेस्ड मल्टी जंक्शन बेस्ड फोटोवोल्टाइक्स, ठीक है, ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, यहाँ पे जो करंट है, जो टाइप ऑफ करंट प्रोड्यूस हो रहा है फोटोवोल्टाइक्स में, वो याद रखना है डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस हो रहा है, डायरेक्ट करंट। लेकिन जब भी हम ये आगे की टेक्नोलॉजी जब पढ़ेंगे, थर्मल टेक्नोलॉजीज, राइट, जो थर्मल सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज हैं, यहाँ पे एक, इस पे इन्होंने पीवाईक्यू पूछा हुआ है, मैं बताऊंगा आपको। जब हम पीवाईक्यू एनालाइज अभी करेंगे इसी लेक्चर में, उस टाइम मैं बताऊंगा आपको कि भाई साहब बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से इन्होंने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये जो सोलर थर्मल एनर्जी है, यहाँ ये अल्टरनेटिव करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वाई? क्योंकि भाई साहब सोलर, अभी जब आप अंडरस्टैंड करेंगे कि सोलर थर्मल एनर्जी एक्चुअल में काम कैसे कर रही है, उस टाइम आपको पूरा पता चल जाएगा कि हाँ ये अल्टरनेटिव करंट क्यों है। पीछे वाला तो डायरेक्ट करंट वो प्रोड्यूस कर ही रहा है, राइट। सबसे पहले ये एक लैंडमार्क डिस्कवरी है, रीसेंट डिस्कवरी है, 2024 की डिस्कवरी है। समझ रहे हो? स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी है, स्वीडिश यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भाई साहब एक ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद करी है जो कि 18 साल तक सोलर एनर्जी को स्टोर कर सकती है। और जब आप चाहो तब उस वक्त आप उससे जो है उन उन मॉलिक्यूल से सोलर एनर्जी निकाल सकते हैं। ये एक बहुत ही लैंडमार्क डिस्कवरी है। और सिलिकॉन की जो सॉरी जो आपके बेसिकली लिथियम की डिमांड स्टोरेज के लिए इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, उस लिथियम की डिमांड को एट द सेम टाइम सिलिकॉन की डिमांड को ये रेडिकली कम कर देगी अगर इसका कमर्शियल एप्लीकेशन हुआ, है ना। और ये क्लेम किया जा रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये 100% ग्रीन भी है, क्योंकि बाकी टेक्नोलॉजीज 100% ग्रीन नहीं है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर फोटोवोल्टाइक को सेल को अगर आपको बनाना है, सोलर सेल को, तो आपको सिलिकॉन की खुदाई भी तो करनी पड़ेगी, ठीक है, उसकी माइनिंग आपको करनी पड़ेगी, बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो ये 100% ग्रीन नहीं है अदर टेक्नोलॉजीज। ये वाली टेक्नोलॉजी क्लेम किया जा रहा है कि 100% ग्रीन टेक्नोलॉजी है। और ये सेल्फ रिचार्जिंग मॉलिक्यूल्स है जो अभी हम पढ़ेंगे। सो दिस इज अ लैंडमार्क डिस्कवरी, मॉलिक्यूलर सोलर स्टोरेज सिस्टम, MOST। ये मोस्ट आपने याद रखना है, फ्यूचर में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगेन बनेगा। ये एक यूनिक डिस्कवरी है भाई साहब कि ये डिस्कवरी सोलर एनर्जी को 18 साल तक स्टोर कर सकती है। और जब आप चाहो उस वक्त इन मॉलिक्यूल से आप इस सोलर एनर्जी को ले भी सकते हैं। तो जो चैमलर्स यूनिवर्सिटी है स्वीडन, वहां पे इन्होंने ये सेल्फ चार्जिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, ठीक है, वो वहां पे इन्वेंट किया है। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही सिंपल है। टेक्नोलॉजी इतनी सिंपल है भाई साहब कि इन्होंने कुछ एक स्पेशली डिजाइंड मॉलिक्यूल तैयार किए, कुछ एक, है ना। अब हमें वो जानने की जरूरत नहीं है कि उसमें क्या क्या इन्होंने एलिमेंट्स वो ऐड किए, नो। ये ध्यान में रखो कि भाई साहब इस टेक्नोलॉजी में कुछ स्पेशली डिजाइंड मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं। वो मॉलिक्यूल्स जैसे ही सनलाइट की संपर्क में आते हैं वो अपना शेप चेंज कर देते हैं।
शेप चेंज करने में ये एनर्जी कंज्यूम करते हैं और उस पूरे प्रोसेस में अपने अंदर सनलाइट वाली एनर्जी को ये स्टोर भी कर देते हैं, समझ रहे हो? तो ये एनर्जी इनके अंदर स्टोर हो जाएगी, ये अपनी शेप चेंज कर देंगे। और जब आपको इनसे एनर्जी चाहिए होगी, राइट, तो एक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो कि एक, ठीक है, एक माइक्रोचिप का बना होता है, ठीक है, जो एक माइक्रोचिप है बेसिकली थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो जब आपको ये एनर्जी चाहिए होगी, तो इन क्रिस्टल्स को जिन्होंने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रखा है, उन मॉलिक्यूल्स को आप इस थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर में डालेंगे और वो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर उस मॉलिक्यूल के अंदर अवेलेबल इस थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा जब आप चाहो। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो रही है इसमें, ये जो एनर्जी स्टोर हो रही है, ये अराउंड 18-19 साल तक चल पड़ती है और आप इसे ट्रांसपोर्ट भी बड़े इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्वीडिश रिसर्चर्स ने स्वीडन में इस लाइट को एब्जॉर्ब करवाया और इनके पास जो है ये ठीक है, एडवांस्ड थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं था, तो इन्होंने चाइना ये भेज दिया, समझ रहे हो? जो जियाओ तोंग यूनिवर्सिटी है चाइना, वहां पे इन मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, वहां पे इनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट की गई, एनर्जी सेव हुई, स्वीडन में चाइना भेजा गया, वहां से बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ स्वीडिश सनशाइन वाज सेंट टू चाइना, ठीक है, अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड एंड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी इन चाइना। तो ऐसी भी चीजें हो रही है, लेकिन ये अभी इंडस्ट्रियल स्केल में ये डेवलप नहीं की गई है ये टेक्नोलॉजी। बट देन अगेन, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही क्रूशियल हो सकती है अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई साहब ये सब चीजें क्या चल पा रही हैं, मॉलिक्यूलर सोलर एनर्जी है ना, स्टोरेज सिस्टम, या ये भी आपसे पूछा जाए कि आपके जो, ठीक है, जब हम आगे पढ़ेंगे नैनो टेक्नोलॉजी, तो नैनो टेक्नोलॉजी के क्या क्या यूज हैं। हमने ऑलरेडी देख लिया पीछे की पीवी जो फोटोवोल्टाइक्स बनाने हैं, ठीक है, उन फोटोवोल्टाइक्स को बनाने में बड़ा एक रोल है आपके नैनो टेक्नोलॉजी का। सिमिलरली यहाँ इस तरीके की यूजेस भी आपके नैनो टेक्नोलॉजी के हैं, राइट। और ये जो जनरेटर है, ये जो चिप है, ये इतनी अल्ट्रा थिन होती है कि आपके मोबाइल की बैटरी का साइज, भाई साहब, ये है ना, ये रेडिकली कॉन्ट्रैक्ट कर देगी और इलेक्ट्रॉनिक्स के जगत में ये एक बड़ी क्रांति लाने में, ठीक है, ये कारगर साबित हो सकती है। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को अपने नोट्स में अगेन ऐड कर देना। अब आते हैं टिपिकल उन ट्रेडिशनल सिस्टम्स पे। हालांकि इसे ट्रेडिशनल नहीं कहेंगे क्योंकि ये और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। सोलर फोटोवोल्टाइक से बेहतर ये टेक्नोलॉजीज हैं। सोलर, ठीक है, जो सोलर रेडिएशन है उसे हार्वेस्ट करने के बेहतर ये तरीके हैं। एक है आपका पैराबोलिक ट्रफ सिस्टम, जिसे हम सोलर फार्म भी कहते हैं। वो सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा सोलर फार्मिंग के बारे में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना, क्या ये मोर क्लीनर है कंपेयर टू आपके, ठीक है, फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स, ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल एक बार उन्होंने पूछ ही लिया था, एक बार उन्होंने हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक सीएपीएफ वगैरह में, राइट, हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट्स में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि इनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। सिमिलरली सोलर फार्म एक्चुअल में क्या होता है, बेसिकली सोलर फार्म हम इसे कहते हैं। पैराबोलिक सिस्टम एक तरीके से, यहाँ पे मिरर्स लगा दिए जाते हैं, पैराबोलिक मिरर्स, ठीक है, ये आपके कॉनकेव शेप्ड मिरर्स होते हैं जिनका फोकस एक सेंट्रल यहाँ पे ट्यूब में होगा। ये देखो, ये मिरर्स हैं, ठीक है, ये मिरर ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, और ये सन सन की जो मूवमेंट है उसी की दिशा में ये लगा के रखे हुए हैं, ठीक है। नॉर्मली ये नॉर्थ टू साउथ जो आपकी दिशा है उसमें ये लगा रखे होते हैं, बिल्कुल। और ये जो पैराबोलिक मिरर्स हैं, इनका फोकस एक, ये देखो, ये जो यहाँ पे ट्यूब है, ये आपको ट्यूब दिख रही है, बीच में यहाँ एक ट्यूब रखी हुई है, इस ट्यूब में इनका फोकस होता है। ये क्या करेंगे, जितनी भी सनलाइट इन पे पड़ेगी उसका फोकस ये यहाँ ट्यूब में कर देंगे और ट्यूब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। इस ट्यूब के अंदर से इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी दड़वाया जाएगा, जो कि मतलब जिसका जो हम कहें कि जिसका जो राइट, जो आपका जो जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू वाटर काफ़ी ज़्यादा हो। हम वाटर का इसमें डायरेक्ट यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वाटर जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ये आपका, ठीक है, मॉइस्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ऐसे अगर ये गैस बन गई वाटर की इसके अंदर, तो ये ट्यूब तो एकदम फट ही जाएगी, है ना, प्रेशर बढ़ जाएगा एकदम। लेकिन हमें तो बहुत ही ज़्यादा हीटिंग करनी है, अल्ट्रा हीटिंग करनी है, ताकि एनर्जी भी काफ़ी अच्छी प्रोड्यूस हो सके। तो नॉर्मली इसमें जो है ऑयल वगैरह हो गया, राइट, या फिर आपके जो लिक्विड सॉल्ट्स हो गए, वो इसमें घुमाए जाते हैं, जो कि ज़्यादा एनर्जी को कैरी कर पाए। और फिर उसी गरम ऑयल, उसी गरम तेल या उसी गरम सॉल्ट का यूज़ करके बाद में फिर यहाँ साइड में कहीं पे, ठीक है, पानी की
को जो है गैस में कन्वर्ट किया जाता है और टरबाइन घुमाई जाती है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फाइनली कैसे जनरेट हो रही है, फाइनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है बिल्कुल कन्वेंशनल मेथड से, टरबाइन घुमा करके यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो यहाँ से करंट भी कौन निकलेगा, बिल्कुल कन्वेंशनल आपका अल्टरनेटिव करंट निकलेगा, ठीक है, जो हमने पढ़ा हुआ है कि दो तरफ आपके मैग्नेट्स होंगे, ठीक है, और बीच में ये जो कॉइल है ये घूमेगी तो अल्टरनेटिव करंट ही इसमें पैदा होगा। समझ रहे हो बात को? तो इस बेसिक फंडामेंटल चीज पे उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पीवाईक्यू में ये सब चीजें आई हुई है, इसीलिए ये यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। मैं भी बताऊंगा आपको कैसे आई हुई है, समझ रहे हो? बस ये सब चीजें मैंने यहाँ पे बता के रखी हुई है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। कम से कम ये याद रखना कि ये पैराबोलिक सिस्टम्स क्या है, ठीक है, और सोलर फार्म एक्चुअल में क्या है। ये कोई, ठीक है, ये कोई फार्मिंग नहीं है, ये किसी तरीके के एग्रीकल्चर का सिस्टम नहीं है, एक्चुअल में ये है आपका सोलर फार्म। पैराबोलिक सिस्टम्स को कहते हैं सोलर फार्म, राइट, समझ रहे हो? एक बात और, ये ना फोटोवोल्टेइक से सस्ता होता है, क्योंकि जो शीशे हैं, जो मिरर है, हर कहीं पे इजीली अवेलेबल है और सस्ता ये एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट की कॉस्ट भी इसकी कम रहती है। दूसरी बात, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो सनलाइट का लॉस है वो भी काफी कम होता है, क्योंकि ये ना फ्लैट सरफेस नहीं है, ये फ्लैट सरफेस नहीं है। जितनी भी लाइट यहाँ पे आएगी ये उस लाइट को यहाँ पे फोकस कर देगा, कॉन्केव मिरर है, समझ रहे हो? अगर ये फ्लैट सरफेस होता तो कुछ लाइट यहाँ से इधर भी भाग जाती, इधर भी भाग जाती, इधर भी भाग जाती, तो ये अच्छा फोकस नहीं कर पाती, तो इसकी एफिशिएंसी बेस्ट होती है। रिफ्लेक्टिव सिस्टम्स में आगे हम और भी रिफ्लेक्टिव सिस्टम्स पढ़ेंगे, बट उन रिफ्लेक्टिव सिस्टम्स में इसकी एफिशिएंसी बेस्ट होती है। एक ऐसा ही जो रिफ्लेक्टिव सिस्टम है, ठीक है, वो कंसेंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम्स, रिफ्लेक्टिव सोलर पावर सिस्टम्स, उसमें ये वाला जो कॉम्पैक्ट लीनियर फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर है, ये एक दूसरा सिस्टम होता है, कॉम्पैक्ट लीनियर फ्रेस्नेल सिस्टम। बस इमेज याद रखना, मैं सही में बता रहा हूँ, ये कुछ नाम आपके काम नहीं आएंगे, जो चीज काम आएगी वही इमेजेस काम आएंगे, राइट। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बिल्कुल फ्लैट मिरर हमने कुछ ऐसे, ठीक है, इंक्लिनेशन में डाल के रखे हुए हैं, ठीक है, ऐसे लगा के रखे हुए हैं, ये भी वही काम कर रहे हैं। सन से रिफ्लेक्शन आ रही है और यहाँ सीधी जा रही है, ये रिफ्लेक्ट बैक करके, ठीक है, रेडिएशन को यहाँ सेंट्रल ट्यूब में यहाँ पे डाल रहे हैं, और इसमें डायरेक्टली आप जो है, ठीक है, ये ट्यूब में आप कोई भी सॉल्ट हो गया या फिर इवन वाटर है ना, हैवी वाटर का तो इसमें नॉर्मली यूज नहीं होता है, क्योंकि हैवी वाटर कंपैरेटिवली उतना, ठीक है, उतना चीपर अल्टरनेटिव नहीं रहता है, लेकिन जो आपके जो लिक्विफाइड सॉल्ट्स हैं, इवन डायरेक्टली आप इसमें वाटर या फिर जो ऑयल है उसे यहाँ पे ट्यूब के अंदर घुमा करके एकदम से वो गर्म होगा, और फिर वहां से आप जो है इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हैं। दूसरी बात, इनका एक इम्पॉर्टेंट फायदा ये होता है कि भाई साहब ये पॉसिबिलिटी ऑफर करते हैं टू स्टोर एनर्जी फॉर लेटर यूज। फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें एक ऐसा सॉल्ट घुमा दिया, ठीक है, जो कि एनर्जी को काफी लंबे टाइम तक रिटेन कर सके, तो आप एक इंसुलेटर वाले बॉक्स में उस, है ना, वो पूरा सॉल्ट घुमा करके इंसुलेटर वाले बॉक्स में उसे डाल देंगे, वो गर्म पड़ा रहेगा लंबे टाइम तक, और बाद में आप उसे यूज करके वहां से एनर्जी निकाल सकते हैं। पानी को बस कुछ नहीं करना है, वहां से वो जो गर्म ऑयल है या फिर जो आपका गरम सॉल्ट है, राइट, जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्म है, 400-500 डिग्री सेल्सियस में, बस वो वहाँ से निकालना है और पानी के चारों तरफ पाइप से वो घुमा देना है, पानी की स्टीम बन जाएगी, है ना, और फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी आप उस स्टीम का यूज़ करके कर सकते हो। लेकिन इसकी एक बड़ी दिक्कत ये है, ये बहुत सस्ता होता है, ये, है ना, ये दिक्कत नहीं है, हालांकि ये काफ़ी सस्ता होता है इसे इंस्टॉल करना, इस सिस्टम को इंस्टॉल करना काफ़ी सस्ता है, क्योंकि इसमें आप फ्लैट मिरर का यूज़ कर रहे हैं और इसका मेंटेनेंस और मैनेजमेंट भी बहुत सिंपल होता है, राइट। लेकिन लेकिन इसमें जो है ना, इसमें सनलाइट की लॉस हो जाता है, ठीक है, सनलाइट का इसमें बेसिकली ऑप्टिकल लॉस इसमें थोड़ा ज्यादा होता है कंपेयर टू पैराबोलिक सिस्टम, क्योंकि इन पैराबोलिक सिस्टम्स में आप कॉन्केव मिरर्स का यूज कर रहे थे, तो पूरी जो लाइट थी उसे ये फोकस कर पा रहा था। यहाँ कुछ एक लाइट जो है, सनलाइट, सोलर रेडिएशन, वो लॉस भी हो रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है पैराबोलिक सिस्टम से, लेकिन उस एफिशिएंसी के ग्राउंड को आप जो है एक तरीके से काउंटर कर पाते हैं इसकी चीपनेस के ग्राउंड पे। ये काफी चीप होता है, ठीक है, ये सिस्टम काफी चीप है और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी इससे बहुत ही कम आती है। तो ये एक दूसरा सिस्टम है, कॉम्पैक्ट लीनियर फ्रेस्नेल सिस्टम।
एक और ऐसा ही सिस्टम होता है सेंट्रल रिसीवर या पावर टावर। इसी कॉन्सेप्ट पे भाई साहब वो काम कर रहा है, कुछ और चीज यहाँ पे नहीं है, मैं ज्यादा इसमें टाइम नहीं यूज करूंगा, ठीक है। ये जो हेलियोस्टेट्स एक्सेट्रा ये सेम सिस्टम है। ये है आपका कॉम्पैक्ट लीनियर पावर टावर, ठीक है, ये देख लो, ये है आपका वो सिस्टम। यहाँ मिरर्स लगे हुए हैं, ठीक है, और इन मिरर से रिफ्लेक्ट किया जा रहा है डायरेक्टली। यहाँ ऊपर देखो ये ब्लैक कलर का इसमें, ठीक है, टावर में ऊपर एक टैंक बना हुआ है। डायरेक्ट यहाँ से इतने सारे मिरर जब सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे इतने बड़े एरिया से, तो भाई साहब सोचो ये कितना गर्म होगा। बस यहाँ से पानी घुमाना है या फिर कोई सॉल्ट इनको घुमाना है जो कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, वो सॉल्ट यहाँ से जाएगा और इन जो यहाँ पे रिएक्टर लगे हुए हैं इसके अंदर ये पानी को गर्म कर देगा फिर, राइट। पानी की स्टीम बनेगी और एकदम प्रेशर में बढ़िया टरबाइन घूमेगी, लाइट यहाँ से निकलेगी, इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी। क्लियर। एक और चीज, ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव रिसेंट, अगेन ये रिसेंट डिस्कवरी है कि सल्फर का यूज, ठीक है, जिस सल्फर को हम इतनी ज्यादा गालियां देते थे कि हमारे कोयले में जो है सल्फर कंटेंट वगैरह होता है, तो राइट उसकी वजह से अगेन यार रेनफॉल बाहर हो गया शुरू। अ, तो यस, तो जिस जिस सल्फर को हम एक पॉल्यूटिंग मटेरियल के तौर पे देखते हैं, वो हमारे लिए एक बड़ा एक एक तरीके से राइट एक बैटरी का बड़ा अल्टरनेट बन करके सामने आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम सल्फर एयर बैटरीज, यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई साहब सल्फर का यूज आप ठीक है, ये जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इसको हार्वेस्ट करने में कैसे यूज आप डायरेक्टली यहाँ पे कर रहे हैं। बेसिकली ये जो रीसेंट डिस्कवरी हुई है इसमें क्या किया गया है कि ये देखो, यहाँ सल्फर का ढेर है, इसी के बगल में जो H2SO4 है, राइट, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, वो यहाँ पे इसी के बगल में रखा हुआ है। अब देखो इसमें रिएक्शन पता क्या होती है, यहाँ से ये जो H2SO4 है, राइट, या फिर यहाँ कहीं मान लो इन्होंने बगल में टैंक बना दिया, ठीक है, एक एक टैंक बना दिया, क्लोज्ड टैंक है। इस टैंक पे रिफ्लेक्टर्स के थ्रू डायरेक्टली आप जो है सनलाइट डालेंगे, सनलाइट के, है ना, सनलाइट का यूज करके आप इस टैंक को जब गर्म करेंगे दिन में क्या होगा, जब आप इसे गर्म करेंगे इस टैंक को, तो इसके अंदर जो मौजूद H2SO4 है ये हीटअप होकर के पानी निकालेगा H2O और SO3 निकालेगा, समझ रहे हो, इससे सल्फर ट्राई ऑक्साइड निकलेगा SO3, राइट। पहले स्टेप में ये होगा, फिर से SO3 को भी हीटअप किया जाएगा एक दूसरे टैंक में, है ना। अब इस पूरे प्रोसेस में जब हमने ये H2SO4 को हीटअप किया और इससे जब पानी निकला, तो इसमें साथ में बॉन्ड ब्रेक होकर के एनर्जी भी निकल रही है, समझ रहे हो बात को, एनर्जी भी निकल रही है, सिर्फ H2O नहीं निकल रहा है, इससे एनर्जी भी निकल रही है। उस एनर्जी का यूज करके फिर हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। दूसरा, SO3 को जब हमने हीटअप किया फिर से, तो इससे SO2 निकला, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन भी निकली। देखो कितने प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं इससे। ऑक्सीजन भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं इस फार्म से, जिसका यूज फिर आपके हॉस्पिटल्स में होगा। इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, अभी तो मैं बताऊंगा, इससे आप डायरेक्टली हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। फिर देखो नाइट में क्या प्रोसेस होगा, यहीं से आपने जो SO2 निकाला, जो सल्फर डाइऑक्साइड आपने निकाली और इसको कंडेंस करके सल्फर के आपने ऐसे ढेर यहाँ पे लगा दिए। अब भाई साहब इसी SO2 को, है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा कैटलिस्ट की मौजूदगी में, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होता है, जो कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि रिएक्शन को फास्ट करवाए। तो SO2 और ऑक्सीजन के बीच, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच अब फिर से रिएक्शन करवाई जाएगी, फिर से SO3 बना दिया इन्होंने। फिर SO3 को फिर से मॉइस्ट एयर में, जिसमें ऑक्सीजन भी हो और H2O भी हो, मॉइस्ट एयर में फिर से SO3 को, ठीक है, रिएक्ट करवाया जाएगा मॉइस्ट एयर से। अब फिर से एक पानी निकला और H2SO4 फिर से बन गया। फिर अगले दिन, है ना, ये नाइट में आप कर रहे हैं, नाइट में आप कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं, दिन में इसी रिएक्शन के लिए आप हीटअप कर रहे हैं। इट मींस वही H2SO4 और वही सल्फर को आप बार बार घुमा रहे हैं, बार बार घुमा रहे हैं, और उसी का यूज करके आप जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं, समझ लो। और साथ में इसी पूरे प्रोसेस में आप हाइड्रोजन भी जनरेट कर सकते हैं, आप इसमें, ठीक है, ऑक्सीजन भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए नॉर्मली आपको कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस पूरी चीज के लिए आप जो है डेफिनेटली इससे मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकलते हैं।
एनर्जी के साथ साथ इससे ये सब प्रोडक्ट्स भी निकल रहे हैं। ये एक अभी, ठीक है, रिसेंट ये टेक्नोलॉजी जो है इसका यूज किया जा रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो सल्फर का जो हमने पीछे देखा ना कि मोल्टन साल्ट है ना, या फिर जो मोल्टन सॉल्ट का यूज यहाँ पे हो रहा था इन सब चीजों में, उस मोल्टन सॉल्ट की जो एनर्जी डेंसिटी है ये कंपेयर टू सल्फर बहुत कम है। हालांकि जो गैसोलीन है, जो आपका पेट्रोल है, इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, ठीक है, अराउंड 3 गुना इसकी एनर्जी डेंसिटी है। लेकिन फिर आप इसका प्राइस भी तो देखो, मटेरियल का कॉस्ट बहुत कम है, सल्फर हर जगह अवेलेबल है बिल्कुल कोयले की तरह। तो सल्फर का आप यूज कर सकते हैं फॉर हार्वेस्टिंग द सोलर एनर्जी। दूसरी बात देखो यहां से वो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, उन्होंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा 2021 में कि कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट के क्या क्या, ठीक है, फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, क्या क्या यूजेज हैं। जाकर के देख लेना, ये पीवाईक्यू है 2021 का, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट पे आया हुआ था। भाई साहब कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट का एक बाय प्रोडक्ट है सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, समझ रहे हो। वहां से हमें सल्फर मिल रहा है और हमें पता नहीं है फिर इसका करना क्या है सिवाय कि H2SO4 हम प्रोड्यूस करें इसका। अब कॉपर है ना, क्योंकि कॉपर का जो ओर है, फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर सल्फेट हुआ, और कॉपर के जो जितने भी ओर्स हैं उसमें सल्फर मिलता है। तो ये एक बिगेस्ट इंडस्ट्री है कि कॉपर की रिफाइनिंग करते करते हमें साथ में सल्फर भी मिल रहा है। उस सल्फर का यूज आप बहुत ही इजी प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कर पा रहे हैं। इसीलिए इसे एक लैंडमार्क डिस्कवरी माना जा रहा है। तो ये सब आपकी जो है कुछ एक सोलर, ठीक है, जो सोलर टेक्नोलॉजीज हैं, सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट करने की टेक्नोलॉजीज हैं, वो हमने देखी। थोड़ा मेन पर्सपेक्टिव से सोलर एनर्जी को यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि देखो गवर्नमेंट का बहुत ही ज्यादा पुश है सोलर एनर्जी पे। क्वेश्चन वो कैसे बनाएंगे, एक वो बना सकते हैं व्हाट आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, साइंस एंड टेक में ऐसा मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, वो हमने पढ़ ली। दूसरा वो क्वेश्चन बनाएंगे सोलर एनर्जी का इंडिया में परफॉर्मेंस क्या है, ये यहां से क्वेश्चन बनाएंगे। तीसरा गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं। तो इसे भी साथ में, हालांकि ये गवर्नेंस की ओर हम जा रहे हैं लेकिन क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं तो साथ में कवर कर लेते हैं। नंबर 1, नोट्स में ये चीजें डाल देना, भले आपको ये एनुअल इंस्टॉलेशन वगैरह, राइट, अगेन डिप इसमें आया एनुअल इंस्टॉलेशन में कोविड की वजह से बीच में, लेकिन फिर धीरे से ये राइज भी हो रहे हैं। सोलर और विंड पावर, सोलर पावर की जो ग्रोथ हुई है विंड पावर के मुकाबले ये बहुत ज्यादा हुई है। नंबर 1, आज के दौर में हमारे पास जो जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, ठीक है, जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, सोलर विंड वगैरह बाकी सब मिलाकर के 2023 में वो अराउंड 125 गीगावाट है। हमारा जो टारगेट था बाय 2022 ये 175 गीगावाट था, हम इतना ही कंप्लीट कर पाए हैं। तो इसमें भी सबसे ज्यादा शेयर सोलर का है, फिर आपका आता है विंड। ये रिवर्स ये सिचुएशन थी 2014-15 तक, पहले विंड आता था फिर सोलर आता था। अब ये फिर से अगेन रिवर्स हो गई है क्योंकि सोलर पावर की जो कॉस्ट है ये काफी कम हो गई है। फिर आपका आता है बायो पावर, फिर आता है स्मॉल हाइड्रो। ये चीज याद रखना, सोलर विंड बायो स्मॉल हाइड्रो, दैट्स इट। अगली बात स्टेट वाइज वो आपसे पूछ, मैं बता रहा हूं जिन्हें लग रहा है ये चीजें बकवास है वो एक बार जाकर अभी अभी बताऊंगा मैं आपको पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। स्टेट वाइज शेयर वो प्री में आपसे पूछेगा यहाँ से कि किसका सबसे ज्यादा शेयर है ग्राउंड माउंटेड में, रूफ टॉप में, विंड में। तो ये चीज याद रखना, ग्राउंड माउंटेड में ऑब्वियसली हमारे जो राजस्थान है यहीं पे आपका बड़ा सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट है ना इंडिया का, वो भादला, भादला राजस्थान में है, बॉर्डर में, ठीक है। आई थिंक वो अडानी जी वगैरह का इनका, ठीक है, अब जी तो बोलना पड़ता है, तो इनका ही वो, ठीक है, इनिशिएटिव है, समझ रहे हो। तो राजस्थान का सबसे बड़ा शेयर है। उसके बाद भाई साहब आपके आ रहे हैं ये महाराष्ट्र, फिर आ रहे हैं आपके गुजरात, समझ रहे हो, है ना। तो ये आपका ग्राउंड माउंटेड, सॉरी, सबसे बड़ा आपका शेयर राजस्थान का है। उसके बाद आपका तमिलनाडु है, उसके बाद आपका आ रहा है महाराष्ट्र, सॉरी हाँ मैं ये कंफ्यूज कर गया, राजस्थान, तमिलनाडु, फिर आपका आ रहा है महाराष्ट्र। और जो रूफटॉप सोलर पावर प्लांट है उसमें सबसे बड़ा रोल है गुजरात का। ये लेटेस्ट डेटा है, 2023 का डेटा है ये, समझ रहे हो, गवर्नमेंट इससे ये डेटा लिया गया है। तो रूफटॉप में सबसे बड़ा रोल है आपका गुजरात का, ठीक है। उसके बाद फॉलोड बाय ये महाराष्ट्र आपके आता है, पहले इसमें तेलंगाना आता था, राइट। तो अभी ये सारी चीजें धीरे धीरे जो है चेंज हुई है। तो रूफटॉप का आपको ये याद रखना है। फिर आपका आता है विंड एनर्जी, तो विंड में याद रखना राजस्थान सबसे बड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर है, फिर आपके आता है गुजरात, फिर आते हैं एमपी, मध्य प्रदेश। तो ये चीजें आपको साथ में लेकर के चलनी है। ये कुछ एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है। अगेन अगर मैं इन्हें इन चीजों को यहाँ पे पढ़ूंगा रटूंगा उसका कोई फायदा नहीं होगा।
इसलिए मैं आपको कहूंगा कि इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मेंस में अगर क्वेश्चन आए कि क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिए हैं, इनमें से 4-5 वहां पे जरूर लिख देना कि एफडीआई 100% कर दी गई है ऑटोमेटिक रूट से ही इस, ठीक है, सोलर पीवी, सोलर एनर्जी सेक्टर में। और इंटर स्टेट जो ट्रांसमिशन सिस्टम्स हैं, ये जो इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम्स है, इसके चार्जेस को वेव ऑफ कर दिया गया है रिसेंटली 2025 तक। तो जो भी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उन्हें इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस पावर ग्रिड्स को शेयर नहीं करनी पड़ेगी, ग्रिड कंपनीज को शेयर नहीं करनी पड़ेगी। ये कुछ आरपीओ से रिलेटेड इन्होंने चेंज लाया जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट ये है कि भाई साहब अब जो है सोलर फोटोवोल्टाइक्स के लिए इंडिया में न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जो है स्टैंडर्ड्स को, ठीक है, इसे नोटिफाई कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। फिर एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बकायदा इसके लिए बनाया गया है, ठीक है, एक्सपर्ट्स का, जो ब्यूरोक्रेट्स है, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, इनका एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल क्रिएट किया गया है फॉर अट्रैक्टिंग एंड फैसिलिटेटिंग द इन्वेस्टमेंट्स इन दिस सेक्टर। फिर राइट, प्रोमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स। ग्रीन टर्म, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इनिशिएटिव है, आई थिंक ये 2020-21 में लॉन्च किया गया था। इंडिया में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट जो है ये लॉन्च किया गया, समझ रहे हो। ये एक, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के जो बेसिकली पहले लॉन्ग टर्म के आपके आरपीओज होते थे, 5 साल के, 10 साल के, अब इन्हीं आरपीओज को अब जो है एक टर्म अहेड पीरियड के लिए, ठीक है, 1-2 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के लिए इसमें मार्केट में आप जो है रिन्यूएबल परचेज कर सकते हैं, समझ रहे हो। इवन आपके 30 मिनट के भी इसमें परचेजेस रहते हैं। ये बेसिकली एक ट्रेडिंग सिस्टम है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट पीरियड का ये एक अलग से रिन्यूएबल ट्रेडिंग सिस्टम इंडिया में क्रिएट किया गया है, एक तरीके से शेयर मार्केट के तौर पे ये काम कर रहा है, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। उसके बाद ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, इसमें भी सोलर का बड़ा रोल है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को हम उस टाइम पढ़ेंगे जब हम ग्रीन हाइड्रोजन को कवर कर रहे होंगे। फिर कुछ एक ये स्कीम्स हैं, सोलर पार्क स्कीम, राइट, इसके अंदर क्या चीजें हैं हमें वो जानना नहीं है, रट्टा कभी मत मारो। ये मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ डाल दिया हुआ है, अगर आपने मारना है वो अलग बात है। लेकिन सोलर पार्क स्कीम में बेसिकली जो सोलर पार्क्स हैं, ठीक है, उन्हें डेवलप करने के लिए सोलर पार्क जिसमें बेसिकली आपके, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन भी होगी, और ये, ठीक है, इंटीग्रेटेड पार्क्स होंगे, ठीक है, जिसमें आपके पूरी वैल्यू, जो जो सप्लाई चेन है सोलर एनर्जी की, वो सारी चीजें यहाँ पे डेवलप की जाएगी, राइट। फिर जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, इनके लिए, है ना, या फिर जो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स, इनके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग का यहाँ पे प्रोविजन किया गया है, एक स्कीम लाई गई है। फॉर एग्जांपल जैसे एनटीपीसी है, एनटीपीसी ने तेलंगाना में सबसे बड़े फ्लोटिंग पावर जो सोलर पार्क है, जो सोलर, ठीक है, जो राइट, जो सोलर प्रोडक्शन यूनिट है इनकी, एनटीपीसी ने, वो सबसे बड़ी अपनी फ्लोटिंग जो सोलर प्रोडक्शन यूनिट है वो तेलंगाना में शुरू की थी, एक लेक पे, उसका नाम भूल गया, आई थिंक पदमपल्ली लेक, ऐसा कुछ उसका नाम है, राइट। तो मान लीजिए अगर वो ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये हो सकता है कि फाइनेंशियली वायबल ना हो, इससे इन्हें आउटपुट उतनी ना दिख रही हो, राइट। लॉन्ग टर्म में जितना इनके एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है उतना इनको प्रॉफिट ना मिल रहा हो, इनफैक्ट हो सकता है ये घाटे में जा रहे हैं। तो ये जो वायबिलिटी गैप है, फाइनेंशियल वायबिलिटी का गैप है, इसे पे करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम लाई गई है कि इन्हें जो है उतना, जो भी इनका वायबिलिटी का गैप है, जो भी इनका प्रॉफिटेबिलिटी का गैप है, वो यहाँ पे किया जाएगा। पीएम कुसुम स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट ईयर लाई गई थी, इसके 3 कंपोनेंट है, सिंपल ये याद करना है। कंपोनेंट 1 में भाई साहब कुछ नहीं है, जो स्टैंड अलोन आप जो है सोलर पावर प्लांट्स यहाँ पे खड़ा करने की बात कर रहे हैं, और कितनी परसेंट इसमें सब्सिडी दी जाएगी तीनों में, 30%, 30%, 30% बाय स्टेट गवर्नमेंट, 30% बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% के आसपास जो फार्मर है वो खुद इसे पे करेगा, समझ रहे हो। तो एक तरीके से अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाने की ये स्कीम है, पीएम कुसुम स्कीम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सम्मान उत्थान महाअभियान, ऐसे करके इसका पूरा नाम है, समझ रहे हो। तो कंपोनेंट ए में स्टैंड अलोन सोलर पावर प्लांट्स, सॉरी, जो ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स को इसमें जो है कंसिडर किया जा रहा है। ग्रिड कनेक्टेड मतलब किसी ने छोटा अपना सोलर पावर प्लांट किसी फार्मर ने लगाया, वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी वहां से ग्रिड में बेच सकता है। कंपोनेंट बी में कुछ ऐसे पावर प्लांट है जो स्टैंड अलोन हो, फॉर एग्जांपल सोलर पंप्स को, ठीक है, उसे
उसे फीड करने के लिए, उसे एनर्जी देने के लिए उन्होंने अपना ही प्लांट लगा लिया हो, जो कि ग्रिड से कनेक्टेड ना हो, वो बेच ना रहे हो, लेकिन फिर भी उन्होंने प्लांट लगा तो दिया। फिर आपका कंपोनेंट सी आता है, ये जो ऑलरेडी एग्रीकल्चर के वो पंप सेट्स हैं, ठीक है, जो जो एग्रीकल्चर पंप्स हैं, बेसिकली इरिगेशन पंप एटसेट्रा, जो अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रिड से कनेक्टेड है, उनके सोलराइजेशन के लिए इसका कंपोनेंट 3 है। समझ लो, अभी जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, उन्हें उन्हें सोलर इलेक्ट्रिसिटी के यूज से रन करवाने का ये कंपोनेंट 3 है। बाकी इसके इंडिविजुअल पंप सोलराइजेशन, फीडर लेवल सोलराइजेशन एटसेट्रा, इसके छोटे मोटे बाकी ठीक है ये कंपोनेंट भी है, बट कम से कम ये याद रखना पीएम कुसुम के बारे में कि इसमें सब्सिडी का क्या स्ट्रक्चर है, और ये 3 कंपोनेंट इसके ये है। बाकी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, सोलर फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसमें अराउंड आजकल 14 सेक्टर है पीएलआई स्कीम में, पहले 13 थे, तो इसमें एक सेक्टर ये भी है कि जो कंपनी इंडिया में जितनी ज्यादा फोटोवोल्टाइक सेल्स इंक्रीमेंटली मैन्युफैक्चर करेगी, उसके लिए इन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। फिर ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम, इंडिया में जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है ये तैयार किए जा रहे हैं, राइट, डेवलपमेंट किया जा रहा है। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो आपके इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम्स है, ठीक है, इन ट्रांसमिशन सिस्टम्स को प्रोड्यूस करने, इस्टेब्लिश करने के ये एक इनिशिएटिव है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इनिशिएटिव। तो इसमें भी अगेन 40%, 33%, 2 फेजेस में इसमें सब्सिडी दी जा रही है। कम से कम ये स्कीमें याद रख लेना मेंस के लिए, ज्यादा मैं बाकी कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये देखो, इस चीज से, इस पूरे टॉपिक से कुछ ऐसे क्वेश्चन, ये 2022 का क्वेश्चन है, ये इन्होंने पूछा था कि क्या गुजरात का लार्जेस्ट सोलर पार्क है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, हटाओ इसे, भातला कहाँ है, हटाओ इसे। क्या है ना, केरला हैज फुल्ली सोलर पावर्ड, हमें नहीं मालूम, हो सकता है। गोवा हैज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक, मैंने बताया ना अभी, तेलंगाना के पास है फ्लोटिंग सबसे बड़ा जो पार्क है, तो ये बताता है कि हाँ, केरला के पास, आपके पास सोलर इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो फुल्ली सोलर पावर्ड है। फिर देखो यहाँ पे 2020 का क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप्स, नॉट द सबमर्सिबल पंप्स, कैन भी पूछा हुआ है ना। फिर सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, नॉट द वंस विद पिस्टन। अब आपको अगर नहीं भी पता है ये पंप किस तरीके के हैं, कैन भी यहाँ लिखा हुआ है भाई साहब, कहीं अगर पावर यूज हो रही है, भले ही सबमर्सिबल हो, भले ही कोई दूसरी जगह हो, पंप को चलाने के लिए पावर तो यूज होगी। तो कैसे करके आप जो है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी वायर नीचे घुसेड़ दो, कैसे करके सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस की हुई जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो एनर्जी आपको इसके पास पहुंचानी है। अब ये इम्पॉसिबल नहीं है कि अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, वो इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये कैन बी की वजह से ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी रॉन्ग हो जाती है। भाई जुगाड़ लगा के आदमी कैसे ना कैसे पहुंचा ही देगा नीचे, क्यों नहीं यूज हो सकती है सबमर्सिबल में, क्यों नहीं यूज हो सकती है पिस्टन में, हमें जानना ही नहीं है ये पंप कैसे हैं। समझ रहे हो आप बात को, दिस इज द वे। और अगेन ये देखो भाई साहब, सेम, ठीक है, उसी तरीके के इन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर वेफर्स, सिलिकॉन वेफर्स। भाई साहब, हमें मालूम है कि अराउंड 80 to 90% हमारे जितने भी फोटोवोल्टाइक मटेरियल है ये चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। हटाओ इसे, कहाँ मैन्युफैक्चरर हो जाएगा इतना बड़ा, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। फिर द सोलर पावर टैरिफ्स आर डिटरमाइंड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन, आया ना सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इधर पढ़ा ना हमने पीछे, पढ़ा ना हमने पीछे। तो मैंने कहा ये सब चीजें आती है, एक्चुअल में ये भी सही नहीं है, क्योंकि देयर इज समथिंग नोन एज सीईआरसी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी, ठीक है, कमीशन, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। ये बॉडी इंडिया में जिस भी तरीके की एनर्जी हो, इलेक्ट्रिसिटी जिस भी तरीके की प्रोड्यूस हो रही हो, सबके टैरिफ्स ये डिसाइड करेगी, ये रेगुलेट करेगी, सीईआरसी। समझ रहे हो, नाइदर वन नॉट टू। आगे देखो, 2014 का क्वेश्चन है फोटोवोल्टाइक्स पे कि फोटोवोल्टाइक्स इज ए टेक्नोलॉजी दैट, बेसिक स्टेटमेंट, दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, व्हाइल सोलर थर्मल, पढ़े ना हम वो सारी टेक्नोलॉजीज। सोलर थर्मल इज ए टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइजेस सन्स रेज टू जनरेट हीट व्हिच इज फर्दर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोसेस। ये स्टेटमेंट तो सही है, हमने पढ़ा। दूसरा, फोटोवोल्टाइक जनरेट्स अल्टरनेटिव करंट्स एंड सोलर थर्मल जनरेट्स डायरेक्ट करंट, हमने पढ़ा ना ही कि ये उल्टा है, फोटोवोल्टाइक डायरेक्ट करंट है ना, और जो आपकी थर्मल एनर्जी है ये अल्टरनेटिंग करंट डेवलप करती है, हमने देखा। बस ये हटा दो,
दो हटा दो, वन तो सही है ही है। तीसरा देख लो कि इंडिया हैज मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर थर्मल एनर्जी बट नॉट फॉर फोटोवोल्टाइक्स। भाई ये ऐसी स्टेटमेंट कि फोटोवोल्टाइक्स इंडिया में बन ही नहीं रहे हैं, नहीं बन रहे हैं बट लेस एफिशिएंट है कंपेयर टू, जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ रहा है। 10% के आसपास बन भी रहे हैं इंडिया में, हटाओ इसे। वन ओनली इज द, समझ रहे हो। और देखो ये तो मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल हमें फ्यूचर में पढ़ना है। जब हम बैटरी टेक्नोलॉजीज को पढ़ेंगे उस टाइम हाइड्रोजन फ्यूल सेल को डेफिनेटली पढ़ेंगे, बट ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला क्योंकि जो चीजें हमें अभी लग रही है ना नई, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फ्यूल सेल की आजकल चर्चा हो रही है, वो उन्होंने 2010 में पूछ लिया, 2015 में पूछ लिया, 2000 है ना, ये देखो 2010 में पूछ लिया, वही सब चीजें। और जो चीजें हमें अभी लग रही है ना, जो हमने यहाँ पीछे पढ़ी कि हाँ ये सल्फर बेस्ड कोई चीज है, ये है ना, ये सब जो पीछे की हमने टेक्नोलॉजीज पढ़ी, ये टेक्नोलॉजीज हमारे लिए नहीं हो सकती है, लेकिन यूपीएससी के एग्जामिनर्स के लिए नहीं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो भी लेटेस्ट है ना, एक वन स्टेप अहेड हमें उनसे रहना चाहिए, और वो चीजें कम से कम समझनी तो चाहिए कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज फ्यूल, फ्यूल सेल एमिट्स हीट एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट। यही स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ भी पूछी कि इंडिया ने रिसेंटली फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये, ठीक है, लॉन्च किए हुए हैं, इसमें कोई टेल पाइप एमिशन नहीं है अदर देन वाटर। सेम चीज हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल प्रोड्यूस वन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग एज एग्जॉस्ट वाटर। अब ये क्या चीजें हैं फ्यूल सेल, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे, अगले लेक्चर्स में देखेंगे, बट ये कम से कम देख लो कि जो चीजें हमें लग रही है कि आज हो रही है, एक्चुअल में यूपीएससी के लिए वो बहुत पहले हो गई है। The fuel cell can be used for powering buildings, not for small devices like laptop, computer। हटाओ फिर से वो can be। भाई in science everything is possible, normally everything is possible। तो हटाओ इसे, दो को हटाओ यार। इधर देखो, fuel cell can produce electricity, सेम ट्रेंड पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इस बार फिर से पूछ सकते हैं अगर उन्हें पूछना होगा तो फ्यूल सेल कैन, है ना, प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी इन अल्टरनेटिंग करंट, ना भाई हटाओ, डायरेक्ट करंट है। तीन भी हटाओ, वन ओनली इज द आंसर। सो आगे के, ठीक है, बायोफ्यूल वगैरह ये अब आई थिंक अगले लेक्चर में हमें डिस्कस करनी चाहिए अगेन। काफ़ी टाइम हो गया, ये भी काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया। कल से कोशिश की जाएगी कि लेक्चर जो है छोटा रखा जाए अगेन। एंड थैंक यू सो मच। हो सकता है ये वाला जो सेशन है ये मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूं, तो जो लोग यूट्यूब में अभी मुझे सुन पा रहे होंगे, अगर वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं साइंस एंड टेक का ये पूरा कोर्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम पे @help hub 007 @help hub 007, यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। 2000 रुपये कोर्स की फ़ी है, हालांकि ये पहले 15 लर्नर के लिए ही थी, लेकिन अब ये फिर से एक्सटेंड कर दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, एंड यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। एंड बाकी सभी लोगों के लिए कल जो है ये बाकी सब चीज़ें, ठीक है, पहले जितना भी एनर्जी सेक्टर है उसे पहले पूरा कवर किया जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।